हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना राशिद फ़िरंगी महली। सर, TV24 नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके द्वारा मीडिया को ब्रीफ किया गया है, क्या कुछ मुद्दा है जिसको लेकर मीडिया को ब्रीफ किया? ये हमारे मुल्क में एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है AMP के नाम से, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल के नाम से, जिसमें कि मुल्क भर की बड़े जितने भी मुल्क के बड़े मुस्लिम प्रोफेशनल्स हैं जो आपकी अपनी अपनी फील्ड में महारत रखते हैं, उनकी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ पे हमारे लखनऊ में 15-16 नवंबर को इसकी एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जिसका कि मकसद ये है कि मुसलमानों को किस तरीके से एजुकेशनल और इकनॉमिकली उनको एम्पावर किया जाए, उनकी तामीर व तरक्की के लिए काम किया जाए। और मुल्क में जितनी बड़ी NGOs हैं उन सबको इसमें इनवाइट किया गया है, जिससे कि हम और आप एक दूसरे के तजुर्बों से सीखें। और हम लोगों ने स्लोगन भी अपना ये बनाया है कि नेशन बिल्डिंग थ्रू एजुकेशन, कि किस तरीके से मुसलमानों की तामीर व तरक्की के ज़रिए से मुल्क को तामीर व तरक्की के राह पर ले जाया जाए। जैसा कि आपने बताया कि लखनऊ में एक बड़े कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा मुस्लिम युवाओं के उत्थान के लिए, तो क्या कुछ प्रारूप होगा और किस तरीके से इस पूरे जो है प्रयोजन का सफल आयोजन किया जाएगा? इस सिलसिले में हम लोगों ने जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, ख़ासकर एजुकेशन के फील्ड में और इकनॉमिक्स के फील्ड में, उनकी एक कमेटी बना करके उन लोगों ने एक 25 ईयर्स का रोड मैप बनाया है। और इस रोड मैप में वो तमाम बातें इन लोगों ने शामिल की हैं कि किस तरीके से हम और दूसरी जो NGOs हैं वो मिल करके अगर उस लाइन पे काम करें तो मुसलमान अपने मुल्क में तकरीबन आने वाले 20 से 25 सालों में उनकी तामीर और तरक्की को यकीनी बनाया जाए। मेरा एक अहम सवाल ये भी है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड की अगर हम बात करते हैं तो आने वाले समय में देश और प्रदेश दोनों ही सबसे युवा होगा बाकी देशों के मुकाबले, और ख़ासतौर मुस्लिम युवाओं की अगर आबादी की बात करते हैं तो मुस्लिम उसमें भी काफ़ी इजाफा होगा। तो क्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से मुस्लिम युवाओं के उत्थान के लिए काम हो रहा है, क्या वो काफ़ी है? अगर नहीं काफ़ी है तो क्या कुछ और इनिशिएटिव गवर्नमेंट को लेने चाहिए? नहीं, आपने बहुत कीमती बात फरमाई है कि यकीनी तौर पे पूरे मुल्क में नौजवानों की तादाद बहुत बढ़ी है और उसी में मुसलमान नौजवान भी शामिल हैं। और जिस हिसाब से जितनी बड़ी तादाद पे अपने मुल्क में यंग जनरेशन है, उतनी बड़ी तादाद में उनकी तामीर और तरक्की की तरफ कहीं ना कहीं काम नहीं किया जा रहा है। इसीलिए हम लोगों की ये कोशिश है कि जो हुकूमतें अपने लेवल पे काम कर रही हैं वो करें, लेकिन हम सिविल सोसाइटी के लोगों की भी ज़िम्मेदारी है कि हम और आप भी इस मुल्क का पार्ट हैं कि किस तरीके से हम लोग भी आगे बढ़ करके इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। अक्सर ये भी देखा जाता है कि उत्थान के नाम पर बड़े बड़े NGO खोल दिए जाते हैं, जैसा कि आपने बताया कि सबको एक छत के नीचे लाया जाएगा और उत्थान का काम किया जाएगा। तो उसमें जो NGOs की जो मॉनिटरिंग होगी वो किस तरीके से की जाएगी, क्योंकि वो वाकई में जो है मुस्लिम युवाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ऑलरेडी इसमें उन NGOs को शामिल किया गया है, इनवाइट किया गया है, जो ऑलरेडी अपने अपने मैदान में बड़े पैमाने पे काम कर रही हैं, अपने स्कूल कॉलेजेस चला रहे हैं या अपनी कंपनीज चला रहे हैं या और दूसरी सोसाइटीज़ चला रहे हैं, तो वो ऑलरेडी अपने फील्ड में सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो लिहाजा उनको ही को बुलाया जा रहा है, जिससे कि जो दूसरी नई NGOs हैं वो उनसे एक तरीके से सबक हासिल कर सकें और उनको ये बताया जा सके कि जब ये सक्सेसफुल हुए हैं तो इन्होंने कौन सा तरीका इख्तियार किया था, वही तरीका हमें और आपको भी इख्तियार करने की ज़रूरत है। आगामी त्योहारों को लेकर, दिवाली, धनतेरस को लेकर प्रदेशवासियों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ शुभकामनाएं संदेश दें? नहीं, हम आपके चैनल के ज़रिए से ये जो फेस्टिव सीज़न है इसमें तमाम लोगों को, ख़ुसूसन अपने हिंदू भाइयों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं MP के अध्यक्ष आमिर इदरीसी। तो TV24 नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके द्वारा मीडिया को ब्रीफ किया जा रहा है, क्या कुछ मुद्दा है जिसको लेकर मीडिया को ब्रीफ करें? हम लोगों ने तय किया है कि 15 और 16 नवंबर 2025 को लखनऊ में एक नेशनल NGO कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ऐशबाग में ईदगाह में ऑर्गेनाइज़ की जाएगी और इस कॉन्फ्रेंस में पूरे मुल्क से तकरीबन 1000 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के ज़िम्मेदारान और इंस्टीट्यूशंस चलाने वाले लोग आएंगे। एक तकरीबन 50-60 स्पीकर्स आएंगे, गेस्ट स्पीकर्स, सीनियर लोग, और उसके अलावा तकरीबन 100 लोगों को एज एन एक्सपर्ट हम लोग यहाँ बुला रहे हैं ताकि लोग आपस में बातचीत कर सकें। सेशन तो सुनेंगे लेकिन इंटरेक्शन, एंगेजमेंट और कुछ सीख कर यहाँ से आगे बढ़ें।
और उसके अलावा हम लोग तकरीबन 101 ऑर्गेनाइजेशंस को, मॉडल ऑर्गेनाइजेशंस को भी इनवाइट कर रहे हैं कि ताकि वो लोग यहाँ की इन ऑर्गेनाइजेशंस को गाइड कर सकें और इनको ट्रेन कर सकें, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर सकें। मकसद ये है कि कुछ एक 8-10 बड़ी चीज़ें तय की जाएं और उसका एग्जीक्यूशन देश के हर ज़िला में किया जाए, ख़ास तौर पर यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, झारखंड, जहाँ थोड़ा सी बैकवर्डनेस ज़्यादा है, वहाँ पर उन तमाम चीज़ों को एग्जीक्यूट किया जाए। इस मकसद के तहत इस पूरे प्रोग्राम की तैयारी हो रही है। पैरामीटर्स की अगर बात करते हैं, किन पैरामीटर्स पे एक्सपर्ट द्वारा चर्चा की जाएगी? एक 5-6 स्ट्रॉन्ग थीम पॉइंट्स हैं, उसके अलावा डिस्कशन तो बहुत सारा होगा। तो इन 5-6 थीम पॉइंट्स में ये है कि गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन, एंगेजमेंट और बातचीत करके गवर्नमेंट स्कीम्स को कैसे मैक्सिमम इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ये एक थीम है। दूसरा एजुकेशन के हवाले से कि एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाए, वो एक थीम है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक तरक्की कैसे हो सकती है, वो तीसरा थीम है। फिर 25 ईयर रोड मैप आगे जो हम लोग बना रहे हैं एमपी की जानिब से, वो क्या होगा, कैसे होगा, उसका एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे, ये चौथी थीम है। पांचवा एनजीओ का ट्रेनिंग वर्कशॉप्स है, जिसमें एनजीओज़ को कंप्लायंस, ट्रेनिंग, ऑडिट, अकाउंट्स है ना, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें, CSR फंडिंग कैसे हासिल की जाती है। यही मेरा सवाल है कि तमाम एनजीओज़ हैं जो दावे और वादे तो करते हैं कि मुस्लिम युवाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, ये जो आप इन सबको, तमाम एनजीओज़ हैं, उनको एक छत पे ला रहे हैं, इनकी मॉनिटरिंग किस तरीके से करेंगे और क्या कुछ प्रारूप होगा मुस्लिम युवाओं के उत्थान के काम करने का? देखिए, मॉनिटरिंग करना किसी का हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि जो अच्छा काम करते हैं या करना चाहते हैं, जिनमें जज्बा है, ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जाए, उनको गाइड किया जाए, उनको ट्रेन किया जाए, उनको बताया जाए कि क्या करना है, नंबर 1 क्या ज़रूरत है, दूसरा है कि कैसे करना है, वो उनको गाइड किया जाए, और तीसरा है अगर वो कर रहे हैं, उनको कुछ सपोर्ट और गाइडेंस की ज़रूरत है, तो ना सिर्फ AMP बल्कि वो तमाम मॉडल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनके ज़रिए उनको कनेक्ट करके गाइड किया जाए, कंटिन्यूस बेसिस पे उनको लगातार इनकरेज किया जाए, मोटिवेट किया जाए कि वो लोग उस सिमत में अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में काम करें। ये मकसद रहेगा। साथ ही साथ हम देखते रहेंगे कि क्या प्रोग्रेस हो रहा है, कैसे आगे बढ़ रही बात है ना, नए साथियों को ढूंढते रहेंगे अगर कहीं काम नहीं हो रहा है तो। ये चलते रहने वाला प्रोसेस है, एक दिन का काम नहीं है, लेकिन हम लोग कोई बहुत ज़्यादा किसी की मॉनिटरिंग वगैरह नहीं करना चाहते जी। मुस्लिम युवाओं के उत्थान के लिए तमाम बड़े बड़े दावे और वादे किए गए। आज़ादी से आज तक खैर इतना ज़्यादा नहीं हो पाया। मैं आपसे सवाल मेरा ये है कि आगे का रोड मैप क्या होना चाहिए, क्योंकि मेरा सवाल अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि आगे आने वाले समय देश और प्रदेश काफ़ी युवा होने वाला है। ऐसे में मुस्लिम युवाओं की भी आबादी में इजाफा होगा। ऐसे में रोज़गार का रोड मैप, उद्योग का रोड मैप क्या होना चाहिए, सरकार को किस तरीके से मुस्लिम उत्थान के लिए, मुस्लिम युवाओं के उत्थान के लिए काम करना चाहिए? देखिए, क्या है कि जो भी ग्रुप, जो कम्युनिटी देश में ज़्यादा कमज़ोर होती है, उसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मदद की ज़रूरत होती है। तो सरकारों ने सबसे पहले जो है ना, ये सोचना चाहिए कि अगर हमारे देश का कोई एक बड़ा वर्ग अगर कमज़ोर होगा, पिछड़ा हुआ होगा, तो उसका असर पूरी देश की तरक्की पे पड़ेगा। तो सरकारें अगर इस एम्पैथी के जज्बे के साथ देखेंगी, किसी धर्म और ज़ात पात के पैरामीटर पर नहीं, इस एम्पैथी की बुनियाद पर कि भाई हमारे देश का कोई तबका कमज़ोर है, उसकी मदद करनी है, उसकी मदद के लिए वी नीड प्रॉपर वेलफेयर स्कीम्स। ऐसे स्कीम्स की ज़रूरत है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बोलूँ कि बच्चों को स्कॉलरशिप देना है, तो आप जो है उनको जैसे हमारे SC/ST कम्युनिटी के लिए स्कॉलरशिप है, 100% स्कॉलरशिप है, जितनी ज़रूरत है उतने बच्चों के लिए स्कॉलरशिप है। मैं समझता हूँ यही चीज़ें मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी लागू करने की ज़रूरत है कि अगर बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, देश के मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं और उनको फाइनेंस की कमी की वजह से प्रॉब्लम है, तो वो जो है उसको दूर करने के लिए सरकार को स्कीमें लानी पड़ेगी, सरकार को उस सिमत में सोचना पड़ेगा। और एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बगैर कोई भी ग्रुप, कोई कम्युनिटी, कोई देश तरक्की हासिल नहीं कर सकता। मुस्लिम कम्युनिटी के युवा भी उसी तरह से सोचते हैं, उनके भी एस्पिरेशंस हैं, वो भी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अवेयरनेस नहीं होने की वजह से, अपॉर्चुनिटी नहीं होने की वजह से, कई बार जो है गाइडेंस नहीं होने की वजह से, सब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से वो ये काम नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि सरकारें इसमें हमारी मदद करें। देखिए, कोई भी NGO सरकार की जगह नहीं ले सकती है ना, सरकार बहुत बड़ी होती है। सरकार जो है देश के तमाम लोगों की एक जो होती है ना कि संरक्षक जिसको बोल सकते, वो गार्जियन होती है बराबर। तो मैं लफ्ज़ माई बाप इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, आपने अच्छा वर्ड दिया, गार्जियन होती है। तो उसको गार्जियन की हैसियत से इनमें हमको सपोर्ट करना पड़ेगा। उसके इम्प्लीमेंटेशन में NGOs कैसे काम कर सकती है, वो बड़ा काम होगा, और हम भी इसी लाइन पर काम करेंगे। हमारी जो NGOs हैं उनकी ट्रेनिंग और गाइडेंस ये है कि आप भी उसी तरह से काम करें। हमारे चैनल के माध्यम से तमाम राजधानी वासियों से क्या कुछ अपील करें ताकि यह आयोजन जो है, जो मुस्लिम युवाओं के उत्थान के लिए है, सफल बने?
देखिए, ये कॉन्फ्रेंस लखनऊ शहर में ऑर्गेनाइज़ की जा रही है। इसके पहले हमने जो नॉर्थ इंडिया एनजीओ कॉन्फ्रेंस की थी, इसके अलावा इस शहर में इस तरह की कॉन्फ्रेंस आज तक नहीं हुई है। तो अगर ये पहली बार होने जा रही है, पूरे देश के लोग ये अगर यहाँ लखनऊ शहर में आएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि लखनऊ शहर की तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, तमाम इंस्टीट्यूशंस और इवन अवाम भी हमारे साथी आएंगे तो चौक पे कुर्ता खरीदने ज़रूर जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि वो तमाम लोग मेज़बानी की भूमिका निभाएं, उसका रोल प्ले करें और इस कॉन्फ्रेंस में आने वाले तमाम लोगों को एक ऐसा फील दें कि अगर आप लखनऊ आएंगे तो ज़रूर मुस्कुराएंगे।